वीडियो नहीं आ रहा है। ओके। हाँ। ओके बेटा, वीडियो आ रहा है क्या? सभी लोग एक बार यस सर बोल दीजिए। ऑडियो वीडियो दोनों। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा है। ओके। वीडियो देखिए जरा, विजिबल है? यस सर। ओके ओके, सब क्लियर है। वेरी गुड। चलो, तो आज तो तुम लोग स्कूल वाले बच्चे थोड़े आराम में होंगे, छुट्टी होगी आज आप लोग की। ओके, ठीक है। सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की क्लास को थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है उसको जल्दी से सम अप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बारे में हमने जाना, ठीक है। चार्ज के बारे में ये जाना कि एक प्रॉपर्टी होती है। प्रणाम भाई, सबको प्रणाम। अब पढ़ाई शुरू करते हैं, चैट बंद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चार्ज जो है, चार्ज अपना एक ऐसा बेसिक प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का जिससे वो फील्ड को क्या करता है, फील्ड क्रिएट कर सकता है या फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये हमने एक देखा था, ठीक है। और दूसरा देखा था कि कूलम ने बताया था कि इन दोनों दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, इंटरेक्शन का मतलब याद आ रहा है सभी लोगों को? अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। ओके, तो वो भी देखा था। तो कूलम के बारे में फॉर्मूला जो हम लोगों ने बेसिक अभी तक जो आपके काम का फॉर्मूला मिला था वो ये मिला था कूलम लॉ का, कि F जो है दो चार्जेस के बीच में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये देखा था तुमने, जिसमें कि इसके बारे में तुम लोगों को बताया ही गया था कि इसे हम कहते हैं पूरे को एक जनरल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ है ना, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जल्दी से हम ब्रीफ कर लेते हैं, ये हम लोगों ने किया था। अब इसी को मैंने कहा था कि इन मीडियम, याद करो F मीडियम कल प्रूव हुआ था। क्या प्रूव हुआ था? इट इज F एयर अपॉन ER, याद आ रहा है? और इसी ER का एक और नाम है K, और जिसे आप क्या बोलते थे? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके बारे में अभी आपको मैंने यही बताया है कि ये केवल क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या बताना चाहती है इस पे हम अभी बात करेंगे। तो यहां तक हम आ चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ कि जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ की, तो उसमें पढ़ा था कि लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहां तक आ गए थे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा ये भी देखा था हमने कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। हमने देखा कि इसको एयर में, ये F एयर से कितनी टाइम लगता है। के के बारे में थोड़ा जान लो। के जो है, के अपना जो है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है फॉर प्योर कंडक्टर, फॉर कंडक्टिंग, फॉर कंडक्टर। इसकी जो वैल्यू है कौन से के की, इन दोनों के में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ER को ही के बोला जा रहा है। कहीं कहीं बुकों में इसे भी के लिख दिया जाता है, मैं नहीं लिखता हूं इसीलिए, ठीक है। तो ये अपना 9 × 10⁹ ही रहेगा। अब देखो ये इन्फिनिटी हो गया फॉर कंडक्टर, और के जनरली हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है। के हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर कंडक्टर ये होगा, फॉर इंसुलेटर जो है वो क्या हो जाएगा अपना 0। तो यहां तक हमने अभी तक चीजें पढ़ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी का वेरिएशन सीखते हैं, कि मान लो हमारे पास अब बोला जाए कि दो चार्जेस हैं Q1 और ये तुम्हारा है Q2। ये दोनों जो है R डिस्टेंस पे है, ध्यान से सुनना,
ये दोनों एयर में हैं और कितने डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे। तो तुमने बताया था कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ F लगेगा, दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो F लगेगा। ठीक बात है। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हम चाहते हैं कि हम इसको मीडियम में डिप करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, ER को अब मैं K बोलूंगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में हमने इसको लाके रख दिया। ठीक है, तो आपको बताना है, ध्यान से सुनना, अभी उसी डिस्टेंस पर रख दिया तो F कितने से बदल गया, F बाई K से। F जो है F बाई K से बदल गया, ये आप जान चुके हो। अब मेरा ये पर्पस नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इसको जो है इसी Q1 और Q2 को किसी मीडियम में डिप कर दें। ध्यान से सुनिए, किसी मीडियम में डिप कर दें तो उसकी डिस्टेंस हम क्या रखें, R1 क्या रखें, जिससे कि हमारा ये फोर्स सेम रहे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है कि फोर्स तो चेंज हो जाता है अगर हम यहां पे इसी चार्जेस को किसी मीडियम में डिप कर दें और R डिस्टेंस पर ही रखें, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करे, तो F क्या बन जाएगा, F बाई K। ये कल प्रूव हुआ। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन चेंज है, मेरा क्वेश्चन ये कहना है कि हमें फोर्स को चेंज नहीं करना है, उसके लिए हम इसकी कितनी दूरी पे रखें। ये मीडियम है, ये एयर नहीं है, ये किसी मीडियम में है। तो अब इस मीडियम में हमारे पास अगर रखा हुआ है तो हम कितनी डिस्टेंस पे इसको रखेंगे जिससे कि हमारा फोर्स चेंज ना हो। मैं लिख देता हूं कि फाइंड, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फाइंड R1 so that Coulombic force does not change। तो हम कितनी डिस्टेंस पे इसको मीडियम में रखेंगे जिससे कि कूलोम्बिक फोर्स चेंज ना हो। ठीक बात है, कूलोम्बिक फोर्स चेंज ना हो, ये अपना क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? चलिए तो अब करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ही आपको बताता है कि आपको क्या करना है। कुछ बच्चों को गेस हो गया होगा कि क्या करना है। हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो मीडियम में है, एयर में जो फोर्स है और जो मीडियम में है, दोनों बदल नहीं रहा है, तो दोनों बदल नहीं रहा है तो दोनों को बराबर कर देंगे। उससे हमें R1 मिल जाएगा कि हम R1 कितनी दूरी पे मीडियम में रखें जिससे कि हमारा फोर्स सेम रहे। तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चले जाना होगा सॉल्व करने के लिए। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, F एयर, ये गिवन है ना हमें, इज इक्वल टू F मीडियम, और दोनों किसके बराबर हैं, F के बराबर हैं। तो F एयर कूलम्स लॉ लगाओ, क्या लिखोगे, F एयर क्या लिखोगे बताओ, K 1/4 पाई, एयर का आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और मीडियम में आपको पता है क्या होता है, EM होता है, और इस EM को आप क्या लिखते हो, E नॉट इंटू ER, और इसको और भी लिख सकते हो, E नॉट इंटू ER को हमने क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 1/4 पाई EM के जगह पे लिख देंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये तो एप्सिलॉन नॉट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, यहां आओ 1/4 पाई, अब यहां एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखा जाएगा बताओ, EM, और EM को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है, R1, तो ये हो जाएगा R1²। सब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, R² इज इक्वल टू KR1²। इसका मतलब R इज इक्वल टू √KR1। एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपने सीखा। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए उसको मैं इस तरीके से बॉक्स में बना के स्टार मार्किंग करूंगा। ठीक है, तो R इक्वल टू √K इंटू, बेटा ये रिमूव एड बैनर ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है बेटा, तो R इक्वल टू √KR1। ठीक है,
तो रूट के R1 अपना जो है क्या हो गया, ये डिस्टेंस। अब इसको और समझो, मतलब अगर 2 मीटर कोई चार्ज जो है 2 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है मीडियम में, ये 2 मीटर मीडियम में रखा है, और हमें एयर में उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूट के टाइम्स, मतलब रूट के इंटू R1, दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर। तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रिक मिलता है इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि कभी आपसे पूछा जाए, अच्छा कुछ बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई कि सर आपने बताया था कि जब अगर वो F एयर में है तो वो फिर से जो है मीडियम में डिप होगा, तो F बाई के हो गया, उसमें R को क्या रखा गया था, सेम, R सेम था, कॉन्फ़िगरेशन सेम था, तो वही फोर्स जो F लग रहा था एयर में, अब वो मीडियम में कितना लग रहा था, F बाई के। लेकिन यहां मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो मैं फिर से उल्टा कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो चार्जेस एयर में रखे गए हैं तो इनका फोर्स F है, इन्हीं को तुम क्या कर रहे हो, किसी मीडियम में रख रहे हो, और कितनी सेपरेशन पे रखोगे, या लिखा हुआ है फाइंड R1 सो दैट कूलोम्बिक फोर्स डज नॉट चेंज। तो मीडियम में उसको हम कितनी दूरी पे रखेंगे जिससे कि उसका फोर्स चेंज ना हो, क्लियर है। तो अब फोर्स चेंज ना हो, फोर्स बराबर हो, तो हमें ये डायरेक्ट मिल गया कि अगर हम मीडियम में R डिस्टेंस मीडियम, R1 डिस्टेंस मीडियम में है, तो उसको हम रूट के टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तो हमें वही फोर्स मिलेगा जो फोर्स हमें एयर में मिल रहा था। ये क्लियर हो गया सबको, ओके। तो अब इसी पे एक मान लीजिए कोई जेई एडवांस जो है कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको, आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा और एडवांस करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है कि 2 मीडियम है, ठीक है, इधर एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है तुम्हारी, और इधर तुम्हें K2 मिला और इधर K1। ये मैं क्या लिख रहा हूं, मीडियम के ये क्या है, K1 K2 क्या है, इन दोनों मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अब यहां पर हमारे पास चार्ज है Q1 और यहां पे चार्ज है Q2। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है R1 और ये डिस्टेंस दी हुई है R2। ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है, जिसमें कि लिखा जा रहा है कि K1 एंड K2 आर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ मीडियम 1 एंड 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। ये है अपना मीडियम 1 और ये है अपना मीडियम 2। तो तुम्हें अब बताना है कि कूलोम्बिक फोर्स कैसे लिखें। अब यहां पे कहानी फंस जाएगी, आपकी गाड़ी फंस जाएगी, क्योंकि आपको जो अभी तक चीजें बताई गई थी उस चीजों से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो बताया गया था कि मीडियम होमोजीनियस है। मान लो पूरे में इसको हटा दो, बाउंड्री को हटा दो और K1 K2 को हटाकर केवल K कर दो, पूरे में K कर दो, पूरे में क्या करो, K कर दो। तो आपको पता है कि सर ये तो वही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे इतने दूर में डाइलेक्ट्रिक का मीडियम अलग है, यहां पे इतने में डाइलेक्ट्रिक का मीडियम अलग है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो आज जो तुमने रिजल्ट पढ़ा है उसको यूज करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले ये मानोगे कि ये चार्जेस को हम इसको इक्विवेलेंट एयर में रखें। ये जो अभी अलग अलग मीडियम में तुम्हें दिख रहे हैं इसको हम क्या करें, इसको एयर में रख दें तो हमें वही फोर्स मिले जो अभी मिल रहा है। तो इसके लिए तुमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी दो चार्ज R1 डिस्टेंस मीडियम में है तो उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में कितना था, रूट के टाइम्स ऑफ R1 था। तो इसको भी हम एयर में बनाएंगे और इसको भी एयर में। ऐसा बनाने से तुम्हें फायदा क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों मीडियम हेट्रोजीनियस हैं वो होमोजीनियस हो जाएंगे। आपको दिखेगा कि अच्छा अब दोनों चार्ज तो एयर में हैं,
तो आप डायरेक्ट जो है कूलम्स लॉ लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन का अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक द मीडियम होमोजीनियस, मेक द मीडियम होमोजीनियस। और इसके लिए जो अभी आपने रिजल्ट आज पढ़ा, प्रूफ किया, उसे यूज करोगे। दैट इज कैलकुलेट द इफेक्टिव डिस्टेंस इन एयर। पहले एयर में इफेक्टिव डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो बताओ मुझे, R1 मीडियम, उसका एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था R एयर इज इक्वल टू रूट के टाइम्स ऑफ R मीडियम, ये जनरल पढ़ा था, अभी प्रूफ किया था, ये किया था। तो बताओ कि R1 डिस्टेंस जो है मीडियम में, उसका एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट इसका K कितना है? K1 इंटू डिस्टेंस मीडियम में कितना है? R1। तो यहां क्या करने वाले हो, ये चार्ज हो जाएगा यहां Q1, ठीक है, और इसको यहां पे लिखोगे, एयर में इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रूट K1 इंटू R1, ठीक है। और फिर ये डिस्टेंस आपका Q2 है और ये मीडियम 2 है, तो इसका इफेक्टिव डिस्टेंस एयर में कितना हो जाएगा भाई? इसका इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगा रूट K2 इंटू R2। शायद अब आप सबको समझ में आ गया। अब आप ये मानोगे कि ये दोनों चार्ज अब किस में इफेक्टिवली रखे हुए हैं? एयर में। तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली कूलम्स लॉ फटाफट यूज करो। तो यहां पे फोर्स इधर होगा F, और ये फोर्स अब इधर होगा, और जो फोर्स ये होगा वही फोर्स ये होगा, क्योंकि हमने उसका क्या लिया है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिया है। यही तो प्रूफ किया था हम लोगों ने कि दोनों के, ये कब करते हैं, ये कब करते हैं, ये वाला जो ये रिजल्ट कब करते हैं? जब F एयर किसके बराबर हो? F मीडियम के। तो आप इस थ्योरी को आप ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे। तो यहां पे अब आप बता सकते हो F की वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ? 1/4 पाई, यहां एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे क्योंकि अब एयर में आप इसे बना चुके हो, ये सबको क्लियर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में टोटल सेपरेशन। नाउ योर टोटल सेपरेशन इज रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज आपने एक बड़ी चीज सीखी कि कोई भी नॉन होमोजेनियस मीडियम में इधर और इधर अलग अलग मीडियम हो, उसमें भी आप कूलम्स लॉ लिख सकते हो। क्लियर है? हां, अगर मीडियम सेम होगा, ठीक है, दोनों के होते, मान लो K1 K2 K के बराबर हो जाता, तो आपको वही रिजल्ट मिल जाता, F मीडियम इक्वल टू F एयर बाई K, ठीक है। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने आंसर सही लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए, इसमें जिसको नोट करना है कर लीजिए, बाकी PDF आपको मिल रहा है। बट मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगा कि अगर आप मेरे साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे साथ रफ कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे साथ रफ कॉपी में ये सब मेरे साथ साथ करिए। इससे दो फायदे होंगे कि तुम मेरे साथ करते रहोगे तो तुम्हें हर चीज का पता चलेगा, प्लस तुम्हारी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, अभी तो क्वेश्चन लेंगे तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कहीं फंस रहे हो तो रुक के देख लो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोग फटाफट उसका आंसर दे दो, इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। 2 चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance small r have force F, ठीक है, उनमें कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। इफ
the same charges are kept in a medium having dielectric constant K equal to 4, then force between them become, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, become 3F। तो फोर्स कितना हो जाता है? 3F हो जाता है। तुम्हारा जो फोर्स है वो 3F हो जाता है। तो एंड द सेपरेशन इन मीडियम इज कैपिटल R, देन फाइंड द रिलेशन। 4 ऑप्शंस होंगे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको बस बताना है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। फटाफट बेटा आंसर दो, देखिए कितने बच्चे देते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। अब आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ दीपक, तुम्हारे कमेंट से याद आया, तुम बहुत बड़ा बड़ा कमेंट करते हो। कल तुमने एक जेन्युइन डाउट पूछा था, मैं ध्यान नहीं दिया कि सर जो एयर में है और वैक्यूम क्या सेम है? तो बेटा एयर भी एक मीडियम है, बट उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो टेंडिंग टू 1 होती है। तो आपने, दीपक आपके लिए है ये, EM जो आप बोलते हो, EM इंटू ई नॉट इज इक्वल टू क्या बोलते थे? सॉरी, EM इंटू ER। आपका नाम देख के याद आया। तो E नॉट इंटू ER इज इक्वल टू EM बोलते थे, ठीक है ना। अगर ये एयर है, ध्यान दीजिएगा, तो ये एयर है, तो इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 1 है, नियर अबाउट 1 के बराबर होती है। इसीलिए EM को हम एयर के लिए भी क्या लिख देते हैं? E नॉट। तो EM एयर भी जो होगा वो E नॉट के बराबर होता है। तो शायद आपका वो डाउट कल आपने पूछा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो वो क्लियर हो गया होगा कि आप वैक्यूम लो या एयर लो, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ठीक है। आंसर दो यार। R/4 रूट 2R इक्वल टू √3R। ओके, कुछ बच्चों ने चलो ट्राई तो किया। मुझे सबसे खुशी ये होती है कि आप ट्राई करते हो। मैं जानता हूं कि किसी का आंसर आएगा, किसी का नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। एक दिन आप ऐसे ही ट्राई करोगे तो सारे आंसर्स आएंगे आपके, बस लगे रहिए। चलिए अब करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए बिल्कुल बड़ा सवाल नहीं था, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट जान चुके हो, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूं, तो आपको ये बताया गया था कि ये Q1 है और ये अपना Q2 है। ये एयर में था, तब इसका सेपरेशन बताया गया है R, और फोर्स अपने पास था F, फोर्स था F, ठीक बात है। इसी को जब मीडियम में कर दिए, Q1 और ये Q2 है ना, दोनों पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे है, हमें तो F दे रखा हुआ है, तो मैं कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये मीडियम में है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है। तो अब यहां तो कोई टेंशन है ही नहीं तुम्हें, यहां 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो नहीं है, एक ही है। तो यहां पे F मीडियम को आप इसको F, ये बताया जा रहा है कि कितना दिया हुआ है, ये देखो पढ़ो, ये मीडियम में कितना हो चुका है, 3F हो चुका है, तो 3F कर दो।
तो चलो मुझे बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे। 3f इज इक्वल टू 1/4 यहां ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या लिखोगे, em, और em क्या होता है, em क्या होता है भाई, k टाइम्स ऑफ ई नॉट। तो k कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ये देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, k दिया हुआ है 4 और एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/4, ये पूरा मैंने क्या लिखा है, em इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ई नॉट, और k की वैल्यू आपको 4 दे रखी हुई थी, शायद सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे आ गए आप इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 अपॉन में ये जो रेडियस डिस्टेंस है ये कैपिटल R है, इन्हीं का रिलेशन बताना था। तो आप मुझे ये बताओ तुम लोग कि क्या इससे तुम F अपियर करा सकते हो, ये एयर वाला क्या लिखा जाता, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो लिखते। तो यहां से देखो जरा ये चीज बन रहा है, F यहां से आ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, F इंटू R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये लिख सकते हो। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इन दोनों से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं यहां लिख दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखोगे बताओ, देखो इधर सभी लोग देखो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को क्या लिख सकते हो आप, F इंटू R स्क्वायर, तो 3F इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4 ये भी आएगा। तो यहां से आपका F और F कैंसिल हुआ और ये कैपिटल R भी रहेगा यहां पे, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को आपने लिख दिया F इंटू R स्क्वायर, एक 4 पहले से बचा हुआ है तो वो 4 और ये नीचे R स्क्वायर, शायद बिल्कुल अब आंसर सही आने लगा आप लोगों का। तो R आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 12R स्क्वायर, एक बच्चे का आंसर सही भी दिखा था मुझे। तो R इक्वल टू, आपसे कैपिटल R पूछा था, कुछ भी कर लो, तो स्मॉल r हो जाएगा अपने पास ये √12 है ना, तो √12 अपना हो जाएगा कितना, 2√3, 4 इंटू 3, तो 2√3 इंटू R, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो R इक्वल टू √12R बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट यहीं तक लिखा है, बहुत सही है। तो अब आप समझ गए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने कहां से कहां किया, तो आपसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा सकता है मीडियम डिपेंडेंसी पे, ये क्लियर हो गया सबको। चलिए, नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा ये नीचे लिख दे रहा हूं इसलिए नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, चलो ठीक है, एक काम करता हूं, अब मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, ठीक है। यहां तक तो ये तो दिख रहा होगा तुम लोगों को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिख रहा है, चलो अब आगे मैं ऊपर लिखूंगा, इसका ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है, एक और प्रॉपर्टी लिख लो कूलम्स लॉ की, वो क्या है कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स, प्रॉपर्टी ही चल रही है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की, दूसरी मीडियम डिपेंडेंसी पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब देखो नेक्स्ट है अपना क्या कि कूलम्बिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है वो समझते हैं। कूलम्बिक फोर्स नेक्स्ट पॉइंट है, इज ए सेंट्रल फोर्स, ठीक, सेंट्रल फोर्स है ये। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब है दैट इज ऑलवेज एक्ट्स along the line joining the charges, ध्यान रखना, always acts along the line joining the two charges, always acts along the line joining the two charges, ठीक है। दोनों चार्जेस जहां पे होंगे उनको पहले जोड़ देना, और उस जो लाइन होगी, वो जो लाइन होगी हमें मिलेगी उसी के अलोंग होगा, इधर अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो कहीं पे भी हो सकते हैं, मान लो ये Q1 है, ये अपना Q2 है, तो इस पे फोर्स हमेशा तुम्हें एक ही रूल है, देख लेना कि ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस पे जो है अट्रैक्टिव होगा, इस पे भी अट्रैक्टिव होगा। और ये कैसे होंगे, किस जगह पे होंगे,
along द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, ये है लाइन ज्वाइनिंग। तो ये जो लाइन ज्वाइन करोगे, देखो इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हमेशा लगेगा अपना Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑलवेज सेंट्रल फोर्स है ये, ठीक है। मतलब दो चार्ज पार्टिकल के बीच के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। ये भी क्लियर हो गया तुम लोगों को। इस छोटी सी बात है, लेकिन देखोगे आगे अब इसका क्वेश्चन में काफी यूज होने वाला है। तो ये अपने पास हो जाएगा, कूलोम्बिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स दैट इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में देखिए, एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि फोर्सेस अभी दो चार्जेस के बीच में है। मान लो मोर देन टू चार्जेस हो, 2, 3, 4 कई सारे चार्जेस हो, तो उनके आपस में नेट इंटरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेट इंटरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए बात करते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करते हैं हम लोग कूलोम्बिक फोर्स की, इट ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, और इसको प्रूफ करने के लिए हम वेक्टर का हेल्प लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कूलोम्बिक फोर्स ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और यहीं से हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अब सीखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और यहीं से ये चीज प्रूफ करेंगे, है ना। कूलोम्बिक फोर्स ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये हम कहां से प्रूफ करेंगे, इसके वेक्टर फॉर्म को लिखकर आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कैसे आप वेक्टर लिखोगे, अभी तो दो बहुत सिंपल था, दो फोर्सेस थे, आप डायरेक्ट जो है कर रहे थे। परमिटिविटी के बारे में देखो यार, अभी किसी ने लिखा है परमिटिविटी, अभी आगे आपको समझ में आएगी। परमिटिविटी को हम रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो मीडियम की प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है, इसीलिए अभी मैंने फील्ड पढ़ाया नहीं, इसलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी आपको आगे तुरंत और अभी जस्ट आगे ही क्लियर होने वाला है, डोंट वरी। अभी आप इतना जान लो कि ईएम जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनटू ईएम जो है रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इसका रिलेशन, ईएम इक्वल टू क्या है, ई नॉट इंटू ई आर, और ई आर को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये आपको जरूरी है जानना। अभी इसी पे हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो अभी इतना जानिए, आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जस्ट क्लियर हो जाएगा अभी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पहले देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क और ये सब जो भी है, अगर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसी समय बताता जाऊंगा, रिकैप कर दूंगा, डोंट वरी। 11th की जो भी चीजें यहां पे यूज होंगी उसको पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो अब हमारे पास मान लीजिए दो स्पेस में चार्जेस हैं, उनका हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दो चार्जेस हैं स्पेस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, ये है मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड भी हो सकता है ना, तीनों फ्रेम है। और यहां पे आपने लोकेट किया किसी चार्ज को, दूसरा चार्ज आपका कहीं यहां पर है मान लो, और इन दोनों के बीच का ये लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब चार्ज मैं लोकेट कर रहा हूं, देखो ये वह मान लो आपके पास वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और तुम्हारी जेड एक्सिस कहां होगी, जेड एक्सिस तुम्हारे ब्लैक बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड होगी, ये है तुम्हारी जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड एक्सिस है तुम्हारे बाहर, तुम्हारी तरफ आ रही होगी, ठीक है। तो अब यहां पे मान लीजिए आपने दो चार्ज रख दिए, एक चार्ज यहां रख दिया,
एक चार्ज यहाँ, सब कुछ वही है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आपको वेक्टर फॉर्म में ही देखना होगा। तो देखो, तो यहां पर हमारे पास प्लस Q1 है, मान लीजिए यहां प्लस Q2 है, ठीक बात है। अब इसको तुम पोजीशन वेक्टर याद करो सभी लोग, 0,0 ये ओरिजिन हो गया। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे सीधे O लिख रहा हूं, O मतलब ओरिजिन, ठीक है। और ये पॉइंट का नाम है, इसको मैं लोकेट कर रहा हूं एक ऐसे पोजीशन वेक्टर से जिसको आप R1 बोल सकते हो। इस पोजीशन वेक्टर का नाम है R2। ध्यान से देखना, अब यहां समझने वाली बात है, ध्यान से देखो। अब इसके बाद क्या है कि ये Q1 और Q2 पॉजिटिव है, तो आपने अभी पढ़ा कि ये सेंट्रल फोर्स है। तो जब सेंट्रल फोर्स है तो ऑलवेज इन पे फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही तो लगेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग लगा दो, इस पे फोर्स लगेगा इधर, दोनों पॉजिटिव है तो इस पे लगेगा इधर, और इस पे लगेगा इधर अवे। अगर यही दोनों क्या होते अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एरो एक दूसरे के तरफ होते, अब ये एक दूसरे के दूर है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, मेटल्स जो है कंडक्टर है, तो उसके लिए K जो है अपना इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स अपना कंडक्टर है तो उसके लिए K इनफाइनाइट वैल्यू लेता है, मैंने लिखा भी था। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा देखिए, ये लिखने वाले हो, ये 1 बोल रहे हो, इसे 2 बोल रहे हो, तो इसे क्या लिखोगे, कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वेक्टर। इसे क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इधर लिख देता हूं, तो ये बोलोगे तुम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ज्यादा ही, ठीक है। तो इसे आप बोल रहे हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है भाई। ये अपना 2 था और ये Q2 था। तो अब ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या 2 ड्यू टू 1 लिखने का तरीका क्या है, आपने देखा है, जैसे पहला लिखने वाले हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर लिखने वाले हो। अब ध्यान से सुनो, वेक्टर में क्या बताया गया था, एक मॉडुलस होता है और एक उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो मॉडुलस कितना लिखोगे, मॉडुलस आपको पता है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये भी एक वेक्टर है। ये वेक्टर मान लो 1 से 2 को ज्वाइन कर रहे हो, तो ये वेक्टर क्या लिखा जाएगा, R12 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। कब, किसको ज्वाइन कर रहे हो आप, 1 से 2 को ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लिख रहे हो R12 वेक्टर। अगर आप 2 को 1 से ज्वाइन करोगे तो क्या लिखोगे, R21 वेक्टर, और वो 2 से 1 की तरफ होगा, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है। इस R12 जो वेक्टर है, इसको नापोगे, इसका जो मॉडुलस होगा वही तो इसकी दूरी होगी। तो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और F12 लिख रहे हो, ये है तुम्हारा F12, ठीक है, और ये है F21। तो अगर आप F12 लिख रहे हो तो हमें कौन सा वेक्टर लिखना चाहिए, R21 वेक्टर, जो कि 2 से किधर होगा, 1 की तरफ। ये बात समझ में आ गई। ये जो वेक्टर होगा R21 वो कहां से कहां होगा, 2 से 1 की तरफ, और इसी डायरेक्शन में अपना F12 है, इसी डायरेक्शन में F12 है। अच्छा, F21 किधर है, F21 जो है R12 वेक्टर के अलोंग है। तो हम क्या लिखेंगे, हम अगर F12 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, पहले मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड में चाहे आप ये बताओ R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बताओ, दोनों की लेंथ तो सेम है। तो यहां लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और F12 लिख रहे हो, मतलब 12 किधर है, 2 से 1 की तरफ, तो कौन सा लिखोगे इसमें वेक्टर, बताओ, पोजीशन वेक्टर कौन सा लिखोगे, R21 लिखोगे, वेरी गुड। तो R21 वेक्टर, इसका मॉडुलस है तो इसका स्क्वायर करोगे, ये मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। अभी तक आपने जो लिखते आए हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यही तो लिखते आए हो, तो ये तुमने लिख दिया, ठीक। अब आपको हल्का सा एक काम और करना है कि इतना मॉडुलस को किधर डायरेक्ट किए हो, इसके यूनिट वेक्टर की तरफ, है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर लिख दो, ये मॉडुलस हो गया, इसका यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर इसके यूनिट वेक्टर के अलोंग है, तो R21 कैप हो गया, R21 कैप हो गया, समझ गए। अच्छा, R21 कैप को और क्या लिख सकते हो,
मैंने बताया था तुम लोगों को पोजीशन वेक्टर आर कैप जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। मैं रिकैप भी करता जा रहा हूं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 वेक्टर। ठीक है, इस यूनिट वेक्टर का क्या लिखने वाले हो, R21 वेक्टर अपॉन फॉर्मूला लगा दो R21 वेक्टर का मॉड। तो ये स्क्वायर और ये मॉड क्या बन जाएगा, ये क्यूब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब। ये आ गया अपना मैग्नीट्यूड इनटू R21 वेक्टर। तो दो फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है। तो इसमें मैंने यही बताया कि जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको ये देख लेना है कि फोर्स किस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है। जैसे ये F12 जो है वो किसके अलोंग है, 2 से 1 को ज्वाइन करने वाला ये पोजीशन वेक्टर है, इसके अलोंग ही तो है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमें पहले इनका प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच का डिस्टेंस में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का डिस्टेंस, दोनों पोजीशन वेक्टर 2 से 1 को ज्वाइन करो, ठीक, या 1 से 2 को ज्वाइन करो। आप जब नापोगे भाई तो 1 से 2 को ज्वाइन करो या 2 से 1 को, उसका मॉडुलस तो सेम होगा। ठीक बात है, मॉडुलस सेम होगा। अब वेक्टर की बात है तो F12 जो है किसके लॉन्ग है, 2 से 1 वाले वेक्टर के, तो हम यहां यूनिट वेक्टर R21 देंगे, यही ध्यान रखना है। और बस उसके बाद ये कर देंगे। अब इस दूसरा वाला तुम लोग लिख के बताओगे मुझे, दूसरा वाला लिख के बताओ क्या होगा, कहां चेंज हो जाएगा, थोड़ा ट्राई मारो दूसरे वाले के लिए, मतलब F21 की बात कर रहे हैं। तो F21 में क्या हो जाएगा, F21 में कौन सा लेंथ तो वही है, और यूनिट वेक्टर किससे मल्टीप्लाई करोगे, R12 की डायरेक्शन में है F21, तो हम F21 लिख सकते हैं। F21 क्या लिखें बताओ, F21 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, F21 क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये पहले समझ में आया कि नहीं आपको, पहले ये बताइए। ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा, यहां पे चेंज क्या हो गया, इसके जगह पे बस चेंज हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने पहले वो R21 था, अब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये भी तुम्हें पता है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट हैं, तो R12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ R21 बोल सकते हो। तो इन दोनों से आपको क्या दिखता है कि आप प्रूफ कर पाओगे कि F12 जो है माइनस टाइम्स ऑफ F21 होगा, प्रूफ कर सकते हो। F12 जो है माइनस टाइम्स ऑफ F21 होगा। ठीक, तो अब आप यहां से न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूफ कर पा रहे हो इस तरीके से कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसने इस पे फोर्स लगाया इधर, तो इसने भी उस पे उतना ही फोर्स लगाया, और हमने वेक्टर से प्रूफ किया कि ये दोनों फोर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे से हमने इसको कैलकुलेट किया कि इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है बेटा, तो यहां से अब इससे बहुत ज्यादा जरूरी ये है तुम्हें सीखना कि तुम किसी भी चार्ज का, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा सकते हो स्पेस में, 3 डायमेंशन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, 3 डायमेंशन को आप हैंडल कर सकते हो, इसीलिए बार बार मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं। और फिर मैं तुम्हें सिखाता हूं इसको एक एग्जांपल से। पहले ये क्लियर है सबको, ठीक है, तुम्हें बस 2 बातें देखनी है कि दोनों जो चार्जेस हैं उनका पोजीशन वेक्टर क्या है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं, यहां तो जगह नहीं है। ये हो गया, इसी को और एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आए। देखिए, मान लीजिए अब ऐसा कुछ है, ऐसा है कुछ। पहले मैं आपको 2 डायमेंशन से सिखाता हूं तो आप वहां से सीख सकते हैं। आप चलिए 3 डायमेंशन लेते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। 0, 0, 0, ठीक है। मान लो यहां पे कुछ Q चार्ज है,
Q1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तुम्हारे पास, कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं Q2 के x2, y2, z2। ध्यान से देखना अब और समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप जो लोगों को वंस मोर बोल रहे हैं उन्हीं के लिए है। तो यहां पर आपके पास Q1 और Q2 है, हमें क्या करना है, इन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हमें और कुछ नहीं दिया है, तो अब ये बताओ कि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, इनको ज्वाइन करने लगोगे, ये ज्वाइन कर दो तो ये R1 मिलेगा। और R1 क्या लिख सकते हो, यहां लिखते जाओ, R1 क्या लिखोगे बताओ, R1 क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही तो होगा तुम्हारा R1। R2 क्या लिखोगे, वो लिखोगे ये है ना, तो ये तुम्हारा जो है 0, 0, 0 है, x2 y2 z2 है, तो क्या लिखोगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये लिख दिया आपने। अब क्या करने वाले हो, फोर्स तो तुम्हें पता है कि कूलोम्बिक फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, तो आप पहले तो लाइन ज्वाइन करो, ये है तुम्हारा लाइन ज्वाइन। अब इस पे फोर्स लगाना है इधर F1, 2, और ये है अपना F21, यही तो है भाई। अब F12 और F21 के लिए आपको क्या करने वाले हो आप, कि यहां पे ये अपना 1 था और ये था 2, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अभी अभी सिखाया है, क्या करने वाले हो कि F12 बताओ क्या लिखोगे, 1 बाई, ये एयर में ही है तो यहां एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, प्रोडक्ट तो वही रहेगा Q1 Q2। वेक्टर कौन सा लोगे, किस वेक्टर का मॉड्यूलस लोगे, किस वेक्टर का मॉड्यूलस लोगे बताओ, F12 है तो ये कौन सा वेक्टर होगा, 2 से 1 की तरफ, तो कौन सा यूनिट वेक्टर लोगे, एक यूनिट वेक्टर है एक R12 और एक यूनिट वेक्टर है R21। R21 का मतलब R21 यूनिट वेक्टर कहां से कहां जा रहा होगा, 2 से 1 की तरफ। R12 यूनिट वेक्टर किधर से किधर जा रहा होगा बताओ, 1 से 2 की तरफ। तो तुम मुझे बता दो, इतना तो सबको दिखता है कि F12 जो वेक्टर है वो किधर जा रहा है, 2 से 1 की डायरेक्शन में है। तो पहले तो यहां पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इन दोनों की जो डिस्टेंस, ये जो वेक्टर है R21 है ना, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका वेक्टर क्या हो जाएगा R21, ठीक। तो इसके स्क्वायर से आप पहले डिवाइड कर दोगे, इतना जो लेंथ होगा, तो ये लेंथ हुआ R21 या R12, वो तो बराबर ही होंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21। अब आपको यूनिट वेक्टर लगाना है, तो डायरेक्शन देख लेना, 2 से 1 की तरफ है तो ये वाला यूनिट वेक्टर लगा देना, R21 कैप हो तो क्या, ये मैंने फिर से रिपीट किया है एज इट इज कुछ बच्चों के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहां पे R नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना आता है, लिख चुके हो आप। अब R21 या R12 जो वेक्टर है उसको ट्रायंगल लॉ से देखो, ट्रायंगल लॉ याद होगा, एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, दोनों वेक्टर इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि एक का टेल दूसरे के हेड पर है, ये इस तरीके से है, एक का टेल दूसरे के हेड पे है। तो नेट वेक्टर जो होगा वो याद आ रहा होगा, सब लोग क्या करते थे, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने का है, तो यहां से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, याद आ रहा है सबको। तो अब आप लिखते क्या थे, आर वेक्टर क्या लिखते थे, इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है ट्रायंगल लॉ, इसी को हम यहां यूज करेंगे। यहां एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है, क्या क्या है, कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये वेक्टर हम एक बना दें R12 वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मैं यहां से अभी हटा रहा हूं जिससे आपको और समझ में आए, ठीक है। ये रहा देखो R12 वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, R1 एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर, इसका टेल ध्यान से देखो, 3 वेक्टर दिख रहे हैं, एक R1 है, एक R12 है और एक ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर है अपना R2। क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कैसे किस पैटर्न में अरेंज है, इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर को हेड को ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसके साथ आप क्या लिख सकते हो ट्रायंगल लॉ में,
क्या रिलेशन लिख सकते हो, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर लिख सकते हो। तो R12 वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हो गया। और अगर आपको इस तरफ वाला वेक्टर लिखना है, ये वाला 2 से 1 वाला जो आप R21 वेक्टर लिखते हो तो ये उसके माइनस टाइम्स है। तो R21 क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ R12, दैट इज R1 माइनस R2, ये लिख सकते हो। तो अब आपको वेक्टर जो है R1, R21 और R1 गिवन R1 और R2 के फॉर्म में भी पता है, तो इसको आप यहां पे लिख लो। ये रिकैप हटा रहा हूं मैं। तो यहां से आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R21 को क्या लिख सकते हो, ये लिखा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, R21 को लिख सकते हो, उसको मैं एक स्टेप और लिख दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 वेक्टर का होल क्यूब। यही तो लिखा था अभी तुम लोगों ने, R21 वेक्टर। तो अब इसी R21 की वैल्यू रख रहा हूं, केवल R21 की, ये देखो R21 की यहां वैल्यू रख दे रहा हूं। देखने में बड़ा लग रहा है, डरावना लग रहा है, बट ये है कुछ नहीं। ठीक है, R21 यहां पे जब वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसको R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड, यही तो मिलेगा। तो F12 क्या मिल जाएगा तुम्हें, Q1 Q2, और ये हो जाएगा, ऐसा भी तुम्हें फॉर्म देखने को मिलेगा, R1 माइनस R2 होल क्यूब, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2। तो ये इतना बड़ा तुम्हें इसलिए लग रहा है, कि ये इतना बड़ा क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने R12 और R21 को इस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है ट्रायंगल लॉ लगा के, इसीलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि F21 क्या होगा, कहां चेंज होगा, जल्दी बताओ। F21 ये है, ये किसके पैरेलल है, R12 के पैरेलल है। तो बस फटाफट क्या लिखने वाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मॉडुलस तो यही होगा R12 का होल स्क्वायर है ना, और ये क्या हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R21 की जगह यहां R12 हो जाएगा, और क्या होगा R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब जब R12 वेक्टर लिखोगे, याद करो, ये देखो R12 वेक्टर क्या लिख रहे हो, R2 माइनस R1, तो यहां पुट कर दो। तो F21 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक, R12 लिखने वाले हो R2 माइनस R1 का होल क्यूब, मॉड है ये, और यहां हो जाएगा अपना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक, अब इसी को माइनस टाइम्स करोगे, इसी को, ये जो तुम्हें मिला है ये चीज, एक ये मिली है और एक चीज तुम्हें ये मिली है ना। तो देखो ये इसके माइनस टाइम्स है कि नहीं, इसके माइनस टाइम्स है। ठीक है, मिस्टेक, कहां मिस्टेक हो गया भाई, बताना क्या मिस्टेक हो गया। F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21, सही तो है, F12 सही है भाई। F12 जो है 21 के लॉन्ग है, और F21 जो है 12 के लॉन्ग है, तो वही चीज लिखा गया है, सब सही है। ठीक है, और अगर आपको R1 और R2 की जरूरत पड़ेगी तो उठा लोगे यहां से R1 R2, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में वहां पुट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब जिन बच्चों को ये बहुत डरावना लग रहा है, इसको मैं नंबर से समझाता हूं, और इसको क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो देखते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बता दिया। जैसे अब यही चीज आपसे मैं पूछूं तो आप तुरंत बताने वाले हो, देखो ऐसे है, मान लो कि यहां पर है 1, 2, 3, ओके, और यहां पे है 2, 4, 5, मान लो ये है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया है
Q2 का प्लस ही रख रहा हूं और यहां पे रख दिया है Q1 का। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इन दोनों का जो फोर्स है कूलोम्बिक फोर्स है, एयर ही है। जब तक कुछ नहीं बोला जाता मतलब हमारा मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, तो इन दोनों का हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इन दोनों का फोर्स आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्या करने वाले हो, पहले लाइन ज्वाइन करोगे, ये लाइन ज्वाइन है, इस पे लगेगा इधर F12, ये 2 ले लो, ये 1 है, तो इधर लगेगा अपने पास F2 पे लग रहा है 1 पे, तो F21 वेक्टर, और इधर होगा अपना 1 पे लग रहा है तो F12 वेक्टर, यही तो था। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हो कि हमें लिखना है कि भाई इनका वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लिखो, ये इसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, देख रहे हो आप, 1, 2, 3 क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर हैं, और 2, 4, 5 इसके पोजीशन वेक्टर हैं। तो अभी जो तुम्हें इतना बड़ा जो लग रहा था, अब आप डायरेक्ट करने वाले हो। मुझे ये बताओ कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप यहां से यहां का R12 लिख सकते हो कि नहीं, 1 से 2 वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। जो लोगों को डरावना लग रहा है आप तुरंत सीख जाएंगे। यहां से भाई हमारा इसी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लग रहा है, तो R12 क्या लिख सकते हो, ये 1 है, ये 2 है, तो R12 क्या होगा, ये फाइनल कोऑर्डिनेट होगा, ये इनिशियल, तो क्या लिखोगे, 2 - 1 I कैप प्लस 4 - 2 J कैप प्लस 5 - 3 K कैप। शायद समझ गए सब लोग। तो यहां से R12 मिल जाएगा। R12 वेक्टर कितना आ गया बताओ, I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप, मिल गया तुम्हें R12। और जब तुम्हें R12 मिल गया तो R21 क्या होगा, क्या होगा R21, उसका माइनस टाइम्स होगा, तो इसका माइनस टाइम्स कर दो, तो इसका माइनस टाइम्स कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब मुझे ये बता दो कि ये जो, अगर तुम्हें ये फोर्स लिखना है तो क्या लिखोगे, F12 क्या लिखोगे, वेक्टर, F12 आप लिखोगे। चलो पहले F21 लिख लेते हैं, तो F21 क्या लिखोगे, F21 दोनों यहां पे पड़े हुए हैं, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो किसके तरफ है बताओ, 1 से 2 वाला ये जो वेक्टर आपने बनाया, ये कौन सा वेक्टर है, R12 वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा होगा, R21 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो अब तुम्हें 21 लिखने की बारी है, तो 21 लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, एक्सप्रेशन दिया है तो ऐसे ही लिख दो, अपॉन में कौन सा वेक्टर लोगे, बस तुम्हें यही देख लेना है, कौन सा वेक्टर लोगे। मॉडुलस में तो कोई भी ले लो, दोनों का R21 और R12 दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो R21 या R12 ये लिखा हुआ है तुमने। ठीक है, हम वही लेके चलते हैं जिधर F21 लग रहा है। F21 किसके पैरेलल लग रहा है, R12 के, तो R12 आप यहां पे लिख दो, उसका वेक्टर ये क्यूब होता था, याद करो, इनटू यहां क्या आता था, R12 वेक्टर, तो बस यहां पुट कर दो, मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 का मॉडुलस, इसका मॉडुलस लो, कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 1 अंडर रूट, और इसकी वैल्यू लाके यहां पे डायरेक्ट लिख दो, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ये लिख दिया तुमने। तो F21 मिल गया, कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 16 और 1 17 √17, ये तो मॉडुलस हो गया, और ये हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। क्या देखा आपने, क्या समझा, क्या देखा कि ये जो दोनों चार्जेस थे ऐसे स्पेस में थे, दोनों पॉइंट, अब दोनों पे जो फोर्स लग रहा था वो भी स्पेस में लग रहा था, तो उसका x कंपोनेंट भी होगा, उसका y कंपोनेंट भी होगा, और उसका z कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, ये तो बढ़िया परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर है ना, तो 4 और 4 8 और ये 9 बन रहा है ना, इसे हटाओ यहां से, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में, समझ गए ना, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है, और K के, तो J और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और 4 हो गया, I का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया, तो यहां 3 आ जाएगा।
ठीक, तो हमारे पास अब फाइनली क्या मिला, इसको ओपन करके अगर लिखते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसको अंदर ले जाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप के भी लिख सकते हो कांस्टेंट वाला, तो Q1 Q2 अपॉन में 3 ऐसे लिख लो, ये आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 Q2 बाई 3, ये हो जाएगा पूरा जे कैप, और के कैप मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 2/3, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो आपको इसका x y और z तीनों आ गया। अच्छा ये क्यूब होता है, हाँ सही है, यहाँ पे क्यूब है ना ये, तो 3/2 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कैलकुलेशन ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्यूब है ना, तो मॉडुलस लोगे तो एक अंडर रूट भी आएगा, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल देखते रहा करिए भाई आप लोग भी। तो F21 जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का मॉड ले लो यहाँ पे पहले अलग से, R12 का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 4 8 और 9, तो ये तो 9 ही होगा, जिसको आप 3 लिख सकते हो, और 3 का क्यूब होगा, है ना, ये क्यूब है ना, समझ गए सब लोग, पहले मॉड लिया उसका क्यूब किया, तो मॉड लिया तो कितना आया 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इंटू R12 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, अब ठीक है, ठीक है, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इतना तुम लोग जानते हो कि आई के कोविशेंट का स्क्वायर जो है, आई का कोविशेंट fx देगा, j का कोविशेंट fy देगा, और k का कोविशेंट fz देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स लग रहा है ये स्पेस में लग रहा है, हम लोगों ने बना तो दिया है ब्लैक बोर्ड में, बट ये स्पेस में लग रहा है, तो स्पेस में लगेगा तो fx, fy और fz 3 कंपोनेंट होंगे, तो इसको हम लोग अपने से कंपोनेंट लेके नहीं लिख सकते थे। अब अगर तुम्हें F12 पता है भाई, तो तुम लोग बताओ मुझे कि F12 भी बता सकते हो, उसका माइनस टाइम्स हो जाएगा, और क्या होगा, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ अभी पढ़ा ही ना, F12 जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ F21 वेक्टर हो जाएगा, तो ये F21 वेक्टर है, इसका माइनस कर देना, यहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेस में भी कूलम्स लॉ लिख सकते हो, ठीक है। दो तो मान लो आपको बहुत सिंपल नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत आपके पास किसी 3 डायमेंशनल हैंडल करना होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग करके और दिखा दो फिर, तो ये पक्का हो जाए, फिर आगे बढ़े। मान लो हमारे पास एक चार्ज है यहां पर 2,0,0 पे, ये Q चार्ज है, और दूसरा चार्ज हमारा यहां पर है किसी स्पेस में, यहां पे है, मान लो वो है 2Q, ठीक है, 2Q चार्ज है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे पास 3,1,1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, इसका वेक्टर फॉर्म लिख दो, इसका वेक्टर फॉर्म लिख दो, इसका वेक्टर फॉर्म लिखो। तो 27 देखो कैसे आया, 27 आपका ऐसे आया, ये देखो, पहले आपने क्या किया, इसका R12 का मॉड लिया, तो मॉड मैंने यहां अलग से लिखा हुआ है, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8 + 1 9, तो 9 का अंडर रूट 3 हो गया, ये दिख गया। अब ये यहां पर अभी आपने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में कि ये आपका क्यूब आता था और यहां पोजीशन वेक्टर आता था, अगर यहां स्क्वायर होगा तो यहां यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका 3 का क्यूब जो है 27 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट करके आंसर दीजिए सब लोग, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, एक बच्चे ने, अनुराग ने आंसर दिया है,
क्यूब, हाँ क्यूब इसलिए करना पड़ रहा है आपको, आपने अभी मतलब समझा नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था भाई, इंटू आर कैप भी तो था। वेक्टर अगर लिखते थे तो आर कैप के लिए क्या करते थे आप, 1/4 पाई क्यूब कैसे आ गया, ये तो मॉडुलस था, ये उसका यूनिट वेक्टर था जिधर वो फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्ट है। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस यूनिट वेक्टर को आपने ऐसे लिख दिया था, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यही चीज तो था। तो जब आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रहोगे तो यहां आर स्क्वायर होगा, जब इसी को पोजीशन वेक्टर लिख दोगे तो आर क्यूब होगा और यहां पे पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए इसका आंसर। कुछ बच्चे कर चुके हैं, बाकी लोग भी ट्राई ले लीजिए। पहले क्या करना होता है, कूलॉम्बिक फोर्स का प्रॉपर्टी याद करो, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक वेक्टर बना दो, ये रहा तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग। अब इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये दोनों, चलो मैं ये दे रहा हूं पॉजिटिव, अभी नेगेटिव भी करेंगे। तो यहां पे इसका फोर्स इधर होगा F। अब मैं F लिख रहा हूं क्योंकि सबको पता है कि दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक, F लिख दिया। अब इसको आप 0,0 मान रहे हो, इसको O मान रहे हो, इसको A मान रहे हो, इसको B मान रहे हो, तो यार आप AB पोजीशन वेक्टर तो लिख ही सकते हो, ठीक है। AB तो आंसर, हाँ टाइप करने में डिफिकल्टी होगी, छोड़ दो मत करो, देखो मिला लो। A से B ये वेक्टर F हमें लिखना है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो अगर आपसे देखो पूछा जाएगा तो थोड़ा ध्यान से लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, F फोर्स ऑन A। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ध्यान से देखिएगा, तो ये फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये पोजीशन वेक्टर यहां क्या लिखा जाएगा, RAB लिखा जाएगा। और ये B से A वाला पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, RBA लिखा जाएगा। तो वही देख लेना कि क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है FBA, तो FBA के लिए कौन सा लेके चलोगे, RAB, क्योंकि F ये जो RB पे जो फोर्स लग रहा है ये किसके पैरेलल है, RAB के। तो यहां क्या लिखने वाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2Q, ठीक बात है, अपॉन में RAB। अभी आपको बताया था अभी तुरंत कि अगर ये पोजीशन वेक्टर में यहां क्यूब लिखते हो तो यहां RAB वेक्टर आ गया, सो सिंपल, क्या दिक्कत है। शायद अब सभी बच्चे समझ गए। तो बस RAB लिखना आता है सबको, RAB लिख लो। RAB कितना हो जाएगा, ये अपना R, जब सुनो ध्यान से, जब RAB कर रहे हो तो B फाइनल कोऑर्डिनेट होगा और A इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा, इसका ध्यान रखना। तो RAB क्या लिखोगे, 3 - 2i कैप प्लस 1 - 0 j कैप प्लस 1 - 0 k कैप। तो RAB क्या मिलेगा तुम्हें, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये मिल गया RAB। इसका मॉडुलस क्या होगा, RAB का मॉडुलस क्या होगा, √1²1²1²3, और इस √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2Q² अपॉन इसका मॉडुलस कितना है, √3, उसका क्यूब कर रहे हो तो 3 की पावर 3/2, बोलो भाई यही तो होगा, 3 की पावर 3/2 जो कि 3√3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो और इसमें RAB वेक्टर लिख दो, RAB वेक्टर तुम्हारा ये है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो Q² अपॉन फाइनल आंसर ऐसे आ सकता है, ठीक है। इसको आप 3√3 भी बोल सकते हो, तो 1/3√3, और इस √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख सकते हो। तो i कैप, ऐसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो फाइनली आपको मिलेगा Q² अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये आएगा। अगर अब आपको इसका मॉडुलस पूछे तुमसे अगर इसका मॉडुलस पूछता तो आपको फिर केवल मॉडुलस पूछता तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत थी क्या, नहीं थी।
तुम सीधे सीधे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर केवल F12 या F21 का मैग्नीट्यूड पूछता, F का मैग्नीट्यूड पूछता, तो आप सीधे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते और K Q1 Q2 बाई R² डायरेक्ट कर देते। ठीक, ये हुआ FBA। इसी तरीके से FAB भी बता सकते हो, वो उसका जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, F, ये तुम्हारा A से B, FBA है। अगर FAB पूछा जाए तो FAB क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ FBA। तो बस एक माइनस लगाना है, बाकी चीज तो वही रहेगी, इक्वल और ऑपोजिट होंगे। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर, आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी आप लिखना सीख रहे हो धीरे धीरे। क्लियर है? इससे फायदा ये होगा कि किसी भी स्पेस में चीजों को आप जो है तुरंत कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। अब सीखते हैं कि मान लो अगर हमारे पास क्या कर रहे हैं कि मोर देन वन फोर्सेज, अभी तो हम दो फोर्सेस को देखते थे कि F उस पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपको क्या बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये आपको क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास, हाँ क्वेश्चन अभी और मिलेंगे, जस्ट आ ही रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे, ये स्पेस में बहुत सारे चार्जेस है। मान लो यहाँ पे कुछ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ पे Qn है। ठीक है, और एक तुमने यहाँ चार्ज रख दिया है स्मॉल q, एक यहाँ पे तुमने क्या रख दिया है, स्मॉल q चार्ज रख दिया है। ओके, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, किस पे, जो स्मॉल q है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये तुम्हें बताना है। तो सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप क्या करो कि इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं उनके साथ उसकी पेयरिंग करो और उसके जितने भी पेयर बन रहे हैं उसके फोर्सेस निकाल लो और उसका वेक्टर एडिशन कर दो। जैसे कि मान लो ये Q1 था, तो इसका लाइन ज्वाइन करो, यहां से Q2 का लाइन ज्वाइन करो, ये Q2 है, इसका लाइन ज्वाइन करो। इसी तरीके से Qn का लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, आपने कर दिया, n चार्जेस है मान लो, आपने इनका कर दिया। अब डीपीपी, जब ये टॉपिक आपका शायद एक दो दिन में अपलोड कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये टॉपिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड तक पूरा एक सेट ऑफ टॉपिक हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए उसका डीपीपी मिल जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो है, अब पेयरिंग बनाओ, इनको अभी भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, n चार्जेस भूल जाओ। जब Q1 को देख रहे होगे तो केवल Q1 और Q को ध्यान में रखोगे। तो Q1 और Q के लिए क्या लिख सकते हो, ठीक है, Q1 और Q के लिए लिख सकते हो कि यहां पे जो चार्जेस हैं, देखो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, सब मैंने पॉजिटिव लिए हैं। चलो ये भी पॉजिटिव ही ले रहा हूं, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो Q1 के लिए आप क्या लिख सकते हो कि इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा इधर F1, F ऑन Q ड्यू टू Q1, ऐसे लिख सकते हो। जो चीज मैं नीचे लिखता हूं इसका मतलब आप समझ चुके हो कि ये आप क्या पढ़ने वाले हो कि फोर्स ऑन ऊपर वाले पे किसके वजह से, नीचे जो लिखा है जिसके वजह से है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो F ऑन Q ड्यू टू Q1। इसी तरीके से इसके लिए इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग क्या लिखने वाले हो, F ऑन Q ड्यू टू Q2, ये सब वेक्टर होंगे। और इसके लिए लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इसका क्या लिखने वाले हो, F ऑन Q F ऑन Q ड्यू टू Qn। ठीक है, अब ये आपको ऐसे फोर्सेस मिलेंगे। तो आपने ये पढ़ा है कि कई सारे अगर वेक्टर लग रहे हैं, किसी पॉइंट पे बहुत सारे वेक्टर लग रहे हैं, तो उस पे नेट जो रिजल्टेंट होगा वो उसका क्या लिखा जाता है, वेक्टर सम। तो अब आपसे मैं ये बोलूं कि F ऑन Q नेट क्या होगा, तो इट इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। और इंडिविजुअल चार्जेस कौन कौन से हैं,
Q1, Q2, Qn सब मिलकर इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो सबका जो है इंडिविजुअल जो फोर्सेस हैं उन सबका जो फोर्स है लिखे हो उसको वेक्टर सम कर दो। तो Q बाई Q1 वेक्टर प्लस Q बाई Q2 वेक्टर डॉट डॉट Q बाई Qn वेक्टर। तो आपने क्या देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू मोर देन वन चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। और जब आप ऐसा कर रहे होगे तो नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये लिख सकते हो कि नेट फोर्स is vector sum of all the forces due to individual charges, ठीक है ना। नेग्लेक्टिंग द, इसमें एक चीज है कि नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब जब मैं दो का फोर्स लिख रहा हूंगा तो मैं बाकी को क्या करूंगा, नेग्लेक्ट करूंगा। जैसे देखो ये Q1 है और ये Q है, तो जब मैं इसको लिख रहा हूं तो आई विल इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ अदर। फिर मैं Q2 को Q के साथ जब लिख रहा हूंगा तो आई विल इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है। तो नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर, और ये फोर्स में भी ट्रू है और आगे अभी आप फील्ड में भी पढ़ोगे उसके लिए भी ट्रू है। तो नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर, तो अदर चीजों को आपको नेग्लेक्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अब इस प्रिंसिपल से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे चार्जेस का फोर्स निकाल सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया, देखिए लॉ तो आप एक ही लगेगा, कूलम्स लॉ लगेगा, वो अलग है कि आप उसको n बार लगाएंगे, n चार्जेस n पेयरिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे, अच्छा उससे पहले एक चीज आपको रिकैप करानी है, शायद बच्चों को आता होगा कि एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इस वेक्टर का जो मॉडुलस है ये OA है और ये OB है। तो OB OA वेक्टर का जो मॉडुलस है वो A बोला जा रहा है, OB वेक्टर का जो मॉडुलस है वो B बोला जा रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम इन दोनों को हम क्या मानते हैं, एडजेसेंट साइड से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हो और इससे जो डायगोनल होता है ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। तो R क्या हो जाएगा, R जो मॉडुलस है, शायद तुम लोग को आता होगा पैरेललोग्राम, याद आ गया सबको, क्या लिखते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये खूब यूज भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का है, जो क्या बताता है तुम्हें कि कोई भी दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर का हमें केवल मॉडुलस पता हो। a और b क्या है, मॉडुलस ऑफ टू वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द, ये काफी यूज किया होगा तुम लोगों ने, बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका भी हम लोग काफी यूज करने जा रहे हैं अभी। देखिए चार्ज अगर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तुम लोग भूल गए कि मैंने जब कूलम्स लॉ का जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं
तो हम वहां पे मॉड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस लिखते हैं। वेक्टर से आप अपने आप देखोगे कि वेक्टर दो अपोजिट हैं तो अवे होंगे या टूवर्ड्स होंगे लाइन ज्वाइनिंग के। बट वाइल राइटिंग द मैग्नीट्यूड यू नीड नॉट हैव टू बॉदर अबाउट कि वो चार्ज का नेचर क्या है, क्योंकि वहां पे हम क्या लिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए और इसी को मैंने रिकैप कराया। इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और इसके वर्टिसेस पे आपने चार्जेस रख रखे हैं, इसके वर्टिसेस पे चार्जेस रख रखे हैं Q, ठीक है, ये भी चलिए Q ले लेता हूं और ये भी Q, तीन चार्जेस रखे हैं, प्लस Q और प्लस Q, और ये साइड A है। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस। पहला क्वेश्चन, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला लेते हैं, फाइंड द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस। किसी भी दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन बताओ क्या होगा इसका। अब इसमें से कोई भी दो चार्ज लोगे वो आइडेंटिकल लोकेशन पे ही तो हैं, सभी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पे हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ, इक्विलेटरल है भाई, दिख तो रहा है, ए लिया है। तो इसका आंसर जब बताओगे तो आप सुपरपोजिशन लगाओगे। बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है पहले। तो देखिए, सुपरपोजिशन किसी एक को पकड़ लो, मान लो आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो इन दोनों का बताओ, इसके वजह से इस पे फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव है तो अवे लगेगा और वो लगेगा F। इसके वजह से इस पे कितना लगेगा, वो भी कैसा लगेगा, एक ही रूल बताया है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो वो भी लगेगा ऐसा F। और ये बहुत आसान है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और इनके बीच का एंगल भी होगा 60 डिग्री। तो क्या आप यहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डायरेक्ट लगा सकते थे? क्या लिख सकते थे कि ये जो चार्ज है इस पे जो रिजल्टेंट होगा, इसको मैं अलग लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्जेस, किसी दो के लिए, यही तो है। तो अब देखो, इसका जो है लाइन ज्वाइनिंग अगर कर रहे हो तो इसका लाइन ज्वाइनिंग ये हो जाएगा F। तो मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया, इन दोनों के लिए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एडजेसेंट साइड लेते हुए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट FR। और FR डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी बताया था AB और थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, FR। बहुत बेसिक एग्जांपल है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60, यही तो होगा, बताओ। तो कितना हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस cos 60, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर। तो बहुत बच्चों ने तुरंत आंसर दे भी दिया था इसका, √3F। ठीक है, तो √3F को क्या लिखोगे भाई, कूलम्स लॉ लगाओ, F क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का मैग्नीट्यूड और सेपरेशन के स्क्वायर, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, मतलब Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसी में और कुछ चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो सब लोग कि क्या ये अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये रुके रहेंगे, कभी भी नहीं, ये आगे बढ़ते जाएंगे, रिपेल होते जाएंगे और बड़े बड़े ट्रायंगल बनाते जाएंगे। कैसे? क्योंकि सिमेट्रिकली सब पे फोर्स लग रहा है। देखो ये ऐसा है, तो इस पे आपने बताया कि इसका रिजल्टेंट इधर ही जा रहा है लाइन ज्वाइनिंग के, है ना, ये आपके पास रिजल्टेंट, अच्छा इसका कुछ इधर जाएगा, तो इधर रिजल्टेंट मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, जैसा इस पे आपने अभी बताया ऐसा लगेगा, इसका इधर लगेगा। ठीक उसी तरह इसका कैसा होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो इनका पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, इसका इधर ले लोगे, इसका इधर, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो इसमें ये बड़े ट्रायंगल बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे।
ये बड़े ट्रायंगल बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही तो होगा, बताओ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं। जब आईआईटी एडवांस कोई चीज पूछता है तो मर्जिंग करता है। अब आप मुझे कोई बताएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, और इन सबका मास अगर m ले लें तो मुझे ये बताओ कि अगर यहां पे आपने एक स्मूथ टेबल पे इनको लाके ऐसे तीनों को छोड़ दिया है, और ये जो है छोड़ दिया आपने, अब ये आपको पता है कि ये दूर जा रहे हैं, सब पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, सब दूर जा रहे होंगे, तो आप बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका क्या होगा, जल्दी बताइए। बस एक ये बता दीजिए कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा कि नहीं करेगा। सेंटर पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे रहेगा। क्या हमेशा सेंट्रॉइड पे रहेगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो बड़े ट्रायंगल होंगे उनका भी जो सेंट्रॉइड होगा वो सब यहीं पे कोइंसाइड करेंगे। ये इनके जो इंडिविजुअली तो ये मूव कर रहे हैं, इन पे फोर्स लग रहा है, इनका एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, बट सेंटर ऑफ मास जो है इसका वहीं पर रहेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कूलोम्बिक फोर्स, बहुत बढ़िया, नो मूवमेंट, क्योंकि कूलोम्बिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कूलोम्बिक फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है। अभी अभी तुमने पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ आज पढ़ा। तो मैं वही कहता हूं कि कौन सी छोटी बात से कौन सा बड़ा क्वेश्चन बन जाए, वी डोंट नो। तो इसीलिए चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे लेक्चर्स अभी बढ़ता जाएगा आपको अब उसमें पता चलता जाएगा कि आप कैसे एडवांस लेवल को कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो फोर्सेज हैं, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसा, इस पे फोर्स लग रहा है ऐसा, मान लो, मतलब जो भी इक्वल एंड अपोजिट लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, ये इधर लग रहा है और इसका जो है आपका इधर लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका जो भी होगा इक्वल और अपोजिट ही तो है। तो नेट फोर्स अगर 0 होगा, इसका मतलब ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और यहां पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, और इनिशियली वो रेस्ट पे थे, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहेगा। तो ये भी आपसे एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा फोर्स है जो इंटरनल फोर्स है, पूरे सिस्टम में एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में है, और इंडिविजुअली जो है सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, तो फिर आगे भी मूव नहीं करेगा। यस, बॉडी विल मूव, बॉडी मूव करेगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें मुझे इक्विलिब्रियम में इसको रखना है। मेरा टारगेट है कि मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो उसके लिए मैं एक चार्ज लेके आऊंगा। देखो इधर, ये जो आपके पास चार्जेस थे इनको मुझे रोक के रखना है। अभी आप जान रहे हो कि ये बाहर भाग रहे हैं, ये Q और ये Q, तो ये बाहर भाग रहे हैं। तो मुझे एक चार्ज लेके आना है, और मैं कहां रखूंगा? यहां पे रखूंगा, और इसको, ये चार्ज है मान लो कैपिटल Q, तो मैं इसको सेंटर पे रखूंगा, तो ये रुक सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि हमें पूछा गया है, और इसका नेचर क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एज वेल एज साइन या नेचर, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए चार्ज Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ठीक है, ये आपको बताना है। टाइम हो रहा है, तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप करके लाइएगा। कल नेक्स्ट टर्न पे इसी को लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यहां पर ये तो जान रहे थे कि रिपेल कर रहे हैं तो दूर जाएंगे, तो इनको रोक के रखना है। तो ये तो बता दो, अच्छा, ये जाते जाते कि ये नेचर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया, नेगेटिव नेचर होगा। बहुत बढ़िया भाई, ये तो तुरंत बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन पे जो फोर्स लग रहा था किसी एक पे, वो अवे लग रहा था, तो ये उसको इनकाउंटर करने के लिए फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों जब अपोजिट होंगे, किसी एक पे ले लो, अभी तुमने इसका बनाया था, देखो इसका अभी बनाया था ना, ये रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ऐसा बनाया था। तो अब ये जो -Q होगा, तभी तो इस पे ये अपोजिट एक फोर्स लगाएगा F1, जो इस F रिजल्टेंट को क्या करे? कैंसिल आउट कर दे, ठीक है।
तो ये आपको करके लाना है। और एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी तुम्हें ट्राई करना है। वो क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास एक प्लेन है, एक प्लेन है हमारे पास ऐसा, ऐसा प्लेन है, देखो XZ प्लेन है ऐसा। ये तुम्हारा XZ प्लेन है, ठीक है। देखो ऐसा है, मैं एक्सिस भी बना दे रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। X और ये Z है, XZ प्लेन है, ठीक है। और ये Y एक्सिस है। यहां पे किसी बीच में स्क्वायर था, इसके परपेंडिकुलर ये डायगोनल है, इसके ऊपर तुमने यहां पे क्या रखा है, एक चार्ज रख दिया है Q का, और ये अपने पास है कैपिटल Q, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, समझ गए होगे। ये प्लेन है, इसके ऊपर यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये ऊपर, और नीचे ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर, स्क्वायर है ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये सब भी पॉजिटिव ही है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। तो ये दोनों तुम लोग का एक प्रैक्टिस होमवर्क है, ठीक है, इसको करना है। तो कल इस पे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कूलम्स लॉ पे कल PYQs करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर कल।